हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके सैनी या मैं ऐसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और यूपी बोर्ड बैंकिंग 12th क्लास के अंतर्गत यानी कक्षा 12 बैंकिंग के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे चेक एवं विनिमय विपत्र में अंतर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इसी को समझने का प्रयास करेंगे। ऑलरेडी मैंने समय बचाने के लिए लिख रखा है डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। चेक को भी मैं भली बात समझा चुका हूँ मतलब पिछला वीडियो में। अगर आप देखना चाहेंगे तो चेक को भी आप समझ सकते हैं कि चेक क्या है और फिर बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, बड़े हम गहराई से उसको समझा चुके हैं। आज इन दोनों में हम डिफरेंस, दोनों में अंतर, कभी कभी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि दोनों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो बेस है इसका अंतर का आधार है, डिफरेंस का जो बेस है यहाँ पे चेक है, यहाँ पे बिल ऑफ एक्सचेंज हमने लिख रखा है। तो पहला हमने लिखा लेखक यानी इसमें केवल वही व्यक्ति लिख सकता है जिसका बैंक में खाता है। यानी हम कहने का मतलब है कि चेक को लिखने का उसी को अधिकार है जिसका बैंक में सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट दोनों प्रकार के खाते हों, वही चेक लिख सकता है। किसी अन्य व्यक्ति चेक को नहीं लिख सकता है जिसका बैंक में खाता नहीं है। क्लियर हो गए होंगे। यानी कहने का मतलब है कि बैंक में जिस व्यक्ति का यानी अकाउंट है वही चेक लिख सकता है, अन्यथा कोई व्यक्ति चेक नहीं लिख सकता है। इसका जो विनिमय विपत्र में क्या है, इसे ऐसा कोई भी व्यक्ति लिख सकता है जिसे किसी से धनराशि प्राप्त करनी है। यानी बिल ऑफ एक्सचेंज कोई भी दो व्यापारी एक दूसरे के ऊपर लिख सकते हैं जिसको धनराशि यानी जो कर्ज है या ऋण है या दिया हुआ धन है प्राप्त करना है। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर हम व्यापारी नहीं हैं, हम दो बड़े अच्छे मित्र हैं, बड़े अच्छे रिलेटिव हैं, तो हम एक दूसरे पे भी लिख सकते हैं कि आप एक सिग्नेचर कर दीजिए कि हमसे आपने इतना पैसा लिख रखा है, ले रखा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति लिख सकता है जिससे उसे कैश यानी धनराशि प्राप्त करना है। तो आप क्लियर हो गए होंगे कि यहाँ पे अक्सर बिल ऑफ एक्सचेंज व्यापारियों के बीच में लिखा जाता है। यानी ऐसा कोई भी व्यापारी लिख सकता है जिससे उसे धन प्राप्त करना। मैंने कई बार बताया कि लेखक ही प्राप्त करता होता है या विक्रेता होता है, लेनदार ही होता है, लेखक ही लेनदार होता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है आपने बताया देनदार यानी चेक किसी बैंक पर लिखा जाता है। हमने कहा जैसे मान लीजिए ये रमेश जी हैं और इन्होंने चेक लिखा है, तो चेक हम किसी व्यक्ति के नाम तो लिख देते हैं लेकिन वो हमेशा बैंक पे लिखा जाता है क्योंकि उस चेक का भुगतान बैंक के ही माध्यम से होना है। तो इसीलिए बताया गया है कि चेक किसी बैंक पर लिखा जाता है। जैसे आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो एसबीआई पे लिखेंगे, किसी का अकाउंट पीएनबी में है तो पंजाब नेशनल बैंक पे लिखेगा, किसी का सेंट्रल बैंक में है तो सेंट्रल बैंक पे लिखेगा। यानी जिस बैंक में उसका खाता है उसके नाम वो चेक लिखता है और उस चेक का भुगतान किसी भी बैंक से प्राप्त किया जा सकता है। वो बैंक उस बैंक से कलेक्शन करके आपके खाते में पैसा ट्रांसफर कर देती है। इसका जो डिफरेंस है क्या है, यह किसी व्यक्ति फर्म संस्था पर लिखा जाता है। यानी मैंने कहा कि चेक किसी बैंक के ऊपर लिखा जाता है और जो बिल ऑफ एक्सचेंज है यह किसी व्यक्ति के ऊपर भी लिखा जा सकता है, किसी बहुत बड़े फर्म के ऊपर भी लिखा जाता है, कोई बहुत बड़ा संस्था उसके भी ऊपर लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए विद्यालय है, बहुत बड़ा संस्था है, धर्मशाला है, एक बहुत बड़ा संस्था है, कोई ट्रस्ट है, एक बहुत बड़ा संस्था है, उसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जा सकता है। कोई व्यक्ति है उसके ऊपर लिखा जा सकता है। कोई जैसे मान लीजिए फर्म है, जैसे किसी प्रकार का जो उद्योग इंडस्ट्री जो फर्म है जिस वस्तु का उत्पादन करता है, जैसे मैंने बताया था उद्योग और फर्म में अंतर, उद्योग एक बृहत इकाई है और फर्म एक सूक्ष्म इकाई है। जैसे मैंने बताया उद्योग, जैसे चीनी उद्योग के अंतर्गत जितने भी जो कंपनियां हैं चीनी का उत्पादन करेगी, लेकिन किसी एक चीनी मिल का जब नाम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ये गौरी बाजार चीनी मिल, तो क्या होगा, एक फर्म हो गया। तो ही मैं कहा कि यानी जो है बिल ऑफ एक्सचेंज किसी फर्म के ऊपर लिखा जा सकता है, किसी व्यक्ति के ऊपर लिखा जा सकता है, किसी संस्था के ऊपर लिखा जा सकता है, लेकिन चेक क्या लिखा जा सकता है, यानी चेक केवल बैंक के ऊपर लिखा जा सकता है। इतना डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख सकते हैं कि स्वीकृति
यानी चेक की कोई स्वीकृति नहीं होती है, चेक की कोई स्वीकृति नहीं होती, यानी चेक किसी के भी ऊपर लिखा जा सकता है अपनी ज़रूरत के हिसाब से, उसमें किसी से स्वीकृति लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि चेक एक ऐच्छिक मुद्रा है, स्वीकार करने पे ही चेक को लिखा जाता है, लेकिन आज वर्तमान अर्थव्यवस्था में चेक को सहस्र लोग स्वीकार कर रहे हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि अगर 10 लाख कैश लेके जाना हो तो बड़ी दिक्कत होगी, लेकिन 10 लाख का चेक हो तो लेके जाने में कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही बैंक में आप करेंगे, बैंक कलेक्ट करके आपके खाते में क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। तो हम कह सकते स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या है कि इसे जो है इसे देनदार से स्वीकृति कराना आवश्यक है। यानी क्या होता है कि जो पैसे, जैसे मैंने बताया था बिल ऑफ एक्सचेंज, जैसे दो व्यापारी हैं, यही दो व्यापारी हैं, इनको उधार माल चाहिए इनसे, जैसे मान लीजिए रमेश जी हैं और सुरेश जी हैं, मान लीजिए ए है ये बी हैं, तो ए को बी से क्या उधार माल चाहिए 90 डेज के लिए। तो क्या है कि इनसे पूछना पड़ेगा, जो बेचने वाला व्यक्ति, इनसे पूछना पड़ेगा कि क्या हमें उधार माल दे देंगे और मेरे ऊपर क्या बिल ऑफ एक्सचेंज लिख देंगे। अगर ये लिखने के लिए तैयार है, जो देनदार है, जो विक्रेता वो लिखने के लिए तैयार है, तो क्या ये स्वीकृति प्रदान कर दे, कहेंगे क्या आप जो बिल ऑफ एक्सचेंज है स्वीकृत कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। इन्होंने कहा हम एक्सेप्ट कर देंगे, तो ये कहे क्या क्या दिक्कत है, हम आपको आपके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिख देंगे। तो वही कहा गया है कि चेक की स्वीकृति नहीं होती है, लेकिन इसे देनदार से स्वीकृति कराना आवश्यक होता है। यानी जो है लेनदार है वो स्वीकृति करता है देनदार के माध्यम से, वो देनदार है जो लेखक है वो कहता है आप इसको स्वीकार करने के लिए तैयार हो तो हम आपके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज लिख देंगे और इतनी धनराशि का आपको गुड्स यानी माल हम दे देंगे उधार 3 महीने के तौर पे, 19 डेज के तौर पे, और जैसे 19 डेज पूरा होता है वैसे ही आप हमारा भुगतान वापस कर देंगे। अगर नहीं इनका काम चल पाता है तो ही बिल ऑफ डिस्काउंट बिल बैंक के पास ले जाकर के वो डिस्काउंट करा के उतना बिल का भुगतान प्राप्त कर लेता है और टाइम होने पे वो जाकर के उस कस्टमर से उसकी धनराशि वसूल लेता है। नेक्स्ट आपने देखा ये हो गया स्वीकृति। रेखांकन, चेक को रेखांकित किया जा सकता है, यानी हमने देखा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से चेक को रेखांकित कर सकते हैं, लेकिन हम बिल ऑफ एक्सचेंज का रेखांकन नहीं कर सकते हैं। रेखांकन का मतलब मैं बताया था आपको, रेखांकन क्या होता है आपको एक बार और बता देते हैं। रेखांकन क्या होता है, जैसे जो चेक है, चेक के जो बाईं तरफ होता है उस पे 2 रेखा खींच दिया जाता है, उसी को चेक का रेखांकन कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं चेक का रेखांकन किया जा सकता है, लेकिन अगर बिल ऑफ एक्सचेंज हो उस पे किसी प्रकार का रेखांकन नहीं किया जा सकता, इस चेक पर रेखांकन किया जा सकता है। यही डिफरेंस है चेक और बिल में, बिल पत्र में, यानी चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में यही डिफरेंस है कि इसमें रेखांकन नहीं किया जा सकता, इसमें रेखांकन किया जा सकता। रेखांकन करने का उद्देश्य है वो चेक सुरक्षित हो गया, वो डायरेक्ट खिड़की से उस चेक का भुगतान आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसे केवल अकाउंट्स के माध्यम से ही उसका भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो क्रॉस चेक होता है वो सुरक्षित माना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रतियां, चेक की केवल एक ही प्रति होती है, यानी चेक की फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई प्रति नहीं होती है, ओनली एक प्रति होती है। अगर वह कहीं किसी कारणवश चेक का अनादरण किया जाता है बैंक के द्वारा या आपसे कहीं कोई गलती हो जाती है, उस चेक को रद्द करके दूसरे चेक को लिखना पड़ता है, उसकी कोई प्रति नहीं होती है, उस चेक नंबर का प्रयोग नहीं कर सकते, नेक्स्ट चेक नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में जो भारतीय, जो विदेशी के अंतर्गत जो फॉरेनर बिल एक्सचेंज होता है, जो विदेशी बिल में विपत्र होता है, उसकी 3 प्रतियां होती है। मैंने आपको बताया था जो विदेशी बिल में बिल होता है उसकी 3 प्रतियां होती हैं, लेकिन जो भारतीय एक देश के अंतर्गत जिन बिल पत्र का हम आदान प्रदान करते हैं, लिख के प्राप्त करते हैं, उसमें कोई प्रति नहीं होती है। लेकिन जो फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसकी 3 प्रति होती है
और जो मेन प्रति होता है उस पर टिकट लगाया जाता है। अगर नहीं पहुंचा तो दूसरे पर लगाया जाता, नहीं जाता तो तीसरे लगाया जाता। इसमें दोनों देश का टिकट लगना आवश्यक होता है। तो 3 प्रति न पहुंचने पे दूसरी प्रति, फिर वो भी नहीं पहुंचता तो तीसरी प्रति हम उस व्यापारी के पास भेजते हैं। अगर नहीं होता तो उसका हम कंप्लेन कराते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रतियों के दृष्टिकोण से चेक की केवल 1 प्रति होती है और बिल ऑफ एक्सचेंज की 3 प्रति होती है। कौन से? विदेशी विनिमय विपत्र की। और टाइम्स बिल ऑफ एक्सचेंज की कोई प्रति नहीं होती, साइड बिल ऑफ एक्सचेंज की कोई प्रति नहीं होती है, फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज की प्रति होती है, 3 प्रति होती है। नेक्स्ट देखते हैं टिकट, यानी चेक पे टिकट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चेक पे हम किसी प्रकार के कोई स्टैंप्स नहीं लगाते हैं, कोई टिकट रसीदी नहीं लगाते हैं, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज पे हमें टिकट लगाना आवश्यक होता है। खास करके अगर हम बिल ऑफ एक्सचेंज के अंतर्गत जिसकी बात करें, फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज करते हैं, तो उसमें हम टिकट लगाते हैं। टाइम्स बिल ऑफ एक्सचेंज यानी मुद्दती विनिमय विपत्र जो होता है उस पे भी हम टिकट लगाते हैं, लेकिन साइट बिल ऑफ एक्सचेंज जो दर्शनी बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, दर्शनी बिल ऑफ एक्सचेंज पे हमें टिकट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, जिसको हम साइट बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। लेकिन टाइम्स बिल ऑफ एक्सचेंज जिसको मुद्दती सावधि विनिमय विपत्र कहते हैं, उस पर टिकट लगाने की जरूरत होती है। फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज उस पर टिकट लगाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन साइट बिल ऑफ एक्सचेंज पे टिकट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपने देखा कि चेक पे टिकट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज के अंतर्गत फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज और टाइम्स बिल ऑफ एक्सचेंज पर टिकट लगाना आवश्यक होता है। यहां पर मैंने लिखा मुद्दती विनिमय विपत्र पर टिकट लगाना आवश्यक होता है और फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज पे भी टिकट लगाना आवश्यक होता है। नेक्स्ट देखते हैं अनुग्रह। चेक की भुगतान के लिए कोई अनुग्रह दिवस नहीं होती है। जैसे हमने बताया कि चेक 90 दिनों के बाद हम उसका क्या होता है, वो चेक मतलब वो। नेक्स्ट देखते हैं, टिकट की यहाँ पे बात हमने की। नेक्स्ट अनुग्रह, यानी जो चेक की अनुग्रह दिवस होता है, जिसको मतलब निवेदन, उसमें कोई किसी प्रकार की कोई उनको टाइम नहीं दिया जाता है। जैसे चेक की 90 डेज यानी 3 महीने की अवधि होती है। 3 महीने के बाद चेक का भुगतान हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो कैंसिल हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेखक है उसकी समाप्त हो जाती है। यानी हम देख सकते हैं चेक भुगतान की कोई अनुग्रह दिवस नहीं होती है। यानी 90 दिनों के बाद यानी 3 महीने के बाद उस चेक का भुगतान आप प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे ही टाइम पूरा हुआ उसका भुगतान आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसमें 3 दिन की अनुग्रह दिवस होता है। जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसमें एक्स्ट्रा 3 दिन का आपको समय दिया जाता है। यानी 90 दिनों के लिए 90 डेज के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज की अवधि होती है, लेकिन जैसे ही वो 90 दिन खत्म होता है, 90 डेज खत्म होता है, उसमें 3 दिन का अनुग्रह निवेदन यानी जानने समझने का एक समय दिया जाता है, ताकि आप समझ लीजिए और इसका भुगतान आप कर दीजिए। तो हम कह सकते हैं चेक पे किसी प्रकार की निवेदन, किसी प्रकार की ड्यूरेशन, किसी प्रकार की कोई अनुग्रह दिवस देर नहीं होती है, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज पे 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम आपको दिया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि इसमें 3 दिन का अनुग्रह दिवस होता है, इसमें कोई अनुग्रह नहीं। दायित्व के दृष्टिकोण से देखते हैं तो चेक का भुगतान 3 माह के अंदर लिया जा सकता है। यदि इस अवधि के अंदर भुगतान नहीं लिया गया तो चेक के लेखक की कोई जिम्मेदारी नहीं, उसकी उत्तरदायित्व क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। आप जानते भी होंगे कि जो चेक की अवधि होती है वो 3 महीने की होती है। जैसे ही 3 महीना पूरा होता है वो चेक एक्सपायर हो जाता है, उससे भुगतान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो जिन व्यक्ति ने चेक को लिख रखा है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो समाप्त हो जाती है। इसलिए जो प्राप्तकर्ता को चेक का भुगतान 90 डेज यानी 3 महीने के अंदर प्राप्त कर लेनी चाहिए, नहीं तो वो जो क्या एक्सपायर हो जाता है। नेक्स्ट इसमें आप देखते हैं कि भुगतान की तिथि पर इसे प्रस्तुत नहीं किया गया तो स्वीकारकर्ता बेचानकर्ता का जो दायित्व है समाप्त हो जाता है। यानी मैंने बताया कि बिल ऑफ एक्सचेंज का जो लेखक होता है वो क्रेता होता है, वो सेलर होता है, वो विक्रेता होता है, और जो प्राप्तकर्ता होता है, जो स्वीकर्ता होता है, वो बायर होता है यानी क्रेता होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे ही जो लेखक होता है अगर उस चेक का यानी उस बिल ऑफ एक्सचेंज का अगर कस्टमर के पास अपने स्वीकर्ता के पास प्रस्तुत नहीं करता है
तो जो स्वीकार करता है यानी ड्रावी है वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं 90 डेज पे जैसे ही पूरा होता है उस बिल ऑफ एक्सचेंज को क्रेता के पास प्रस्तुत, बायर के पास उसे प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। नहीं तो ये भी कर सकता है कि हमारा भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी समाप्त हो गया, अब समय पे लाए नहीं, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि व्यवसायी जो व्यापारी होते हैं वो आपस में बड़े ही समझदार होते हैं, लेकिन फिर भी व्यवसायी हैं, इस तरह से वो समय से उसे प्रस्तुत कर देना चाहिए। इसमें 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम आपको दिया जाता है और इसमें किसी प्रकार की कोई टाइम नहीं दिया जाता है। 19 डेज पूरा होने के बाद भी आपको 3 दिन का समय दे दिया जाता है। अक्सर देखते होंगे, हम देखा गया है कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज 90 डेज पूरा होने ही नहीं देते हैं लोग, उसके ही बीच में डिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज के अंतर्गत बैंक से उसका भुगतान प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लेखक की मृत्यु, यानी जो चेक लिखता है उस लेखक की मृत्यु, पागल या दिवालियापन होने की स्थिति में उस चेक के भुगतान को बैंक करने से मना कर देता है। उस चेक का भुगतान नहीं किया जा सकता है अगर लेखक की मृत्यु हो जाती है तो। लेकिन इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज के अंतर्गत अगर इसमें लेखक की मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी को उसका भुगतान कर दिया जाता है। यही डिफरेंस है बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में। तो मैं थोड़ा सा अब बगल में हो जाता हूँ, चाहेंगे नोट्स बनाने के लिए आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसका नोट्स बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और चाहेंगे कि इसे सब्सक्राइब, लाइक्स करें और शेयर करें। लॉकडाउन में आप अपने मित्रों का सहयोग करें। यूपी बोर्ड बैंकिंग क्लास के अंतर्गत आज का इतना ही। नेक्स्ट जो इसके पास जो पार्ट बचा है मैं जल्द ही लेके आऊँगा।